अस्सलाम वालेकुम। रिफ़ा FM 102.2 के प्रोग्राम CDC टाइम के साथ इरफान भट्टी आपके खिदमत में हाजिर है। सामिन मोहतरम, आप सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। और मैं ये बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम ना सिर्फ रेडियो पे आप सुन सकते हैं बल्कि हमारे सोशल मीडिया पेज, ख़ास तौर पे यूट्यूब और फेसबुक पे इस प्रोग्राम को देखा भी जा सकता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं यास्मीन बीबी, जो सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर रावलपिंडी में। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए हमारे प्रोग्राम में। अब चूँकि कल का जो दिन है यानी जो 2 अप्रैल है, जब ये प्रोग्राम प्ले होगा आज शाम को भी होपफुली, ये वर्ल्ड जो है ऑटिज़म डे के तौर पे ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो इसको एक वर्ल्ड ऑटिज़म डे के तौर पे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्यों इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, इसकी क्या वैल्यू है, और हर साल कोई एक थीम होती है, तो इस साल की थीम क्या है? तो पहले तो ये बताइएगा। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने अभी बताया कि 2 अप्रैल को जो है हम वर्ल्ड ऑटिज़म डे सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले तो जो ऑटिज़म है ये है क्या, क्योंकि हमारे पास जो है बहुत से ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी इतनी अवेयरनेस नहीं होती, और ख़ास तौर पर ऐसे कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ या ऐसे कंट्रीज़ जो अभी तरक्की उस तरह से नहीं कर पाए, तो उनके लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती। फिर जब ऐसा कोई बच्चा फैमिली में आता है तो वो एक बहुत मुश्किल हो जाती है। तो 2 अप्रैल को जो है वर्ल्ड ऑटिज़म डे मनाया जाता है। बुनियादी मकसद जो है ऑटिज़म से आगाही देना है, तमाम लोगों को, तमाम दुनिया को इस बात की अवेयरनेस देना है कि ऑटिज़म बेसिकली है क्या, और फिर अगर एक ऑटिस्टिक इंसान जो है, बच्चा जो है, कोई हमारे दरमियान है, तो हमने उसको कैसे डील करना है। तो जो इस अप्रैल की, जो इस ऑटिज़म डे की जो थीम है वो है एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू। नॉर्मली तो हम कहते हैं कि हर इंसान की जो है एक वर्थ है, एक वैल्यू है, लेकिन फिर हम वहीं पर अगर कोई किसी स्पेसिफिक कंडीशन के साथ है तो वहाँ पर आकर हम ये चीज़ भूल जाते हैं। तो बुनियादी मकसद ये है इस थीम का कि जो हमारे ऑटिज़म के बच्चे हैं या हमारे जो एडल्ट्स हैं, जो लोग उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको बताना और हमारी सोसाइटी को बताना कि इनकी लाइफ की कितनी वैल्यू है, कितनी इम्पोर्टेंस है। कोई भी लाइफ जो है वो यूज़लेस या मीनिंगलेस नहीं होती। हर इंसान के दुनिया में आने का कोई पर्पस है, हमारे साथ रहते हैं जो हमारे अपने जो हैं। तो इस तरह से जो है पूरे लोगों का एक हजूम जो है वो एक माशरा बनाता है। तो ये हमारे माशरे का हिस्सा हैं, हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है, हमारी खुशियों का हिस्सा हैं ये लोग। तो आपने जो है फिर इनकी लाइफ को भी उसी तरह वैल्यू देनी है जिस तरह आपको लगता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू है। तो इस लिहाज से जो है ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो हर साल जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है पूरी दुनिया में, ताकि इसकी आगाही फराहम की जाए। सही है। अच्छा, इससे पहले यास्मीन साहबा कि हम मज़ीद ऑटिज़म पे बात करें, मैं चाहूँगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के बारे में कोई इब्तदाई मालूमात हमारे वो सामीन जिन्होंने पहले हमारे प्रोग्राम नहीं सुने, अगर उन्होंने अभी ट्यून किया है तो उनके मालूमात के लिए CDC का इदारे के हवाले से कुछ थोड़ा शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, रिफ़ा चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर एक ऐसा इदारा है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर बच्चों की जो बुनियादी नशोनुमा या जो बच्चों के बुनियादी मसाइल हैं उनके ऊपर काम किया जाता है ताकि वो इस माशरे के साथ चल सकें। जैसे मैंने भी आपको थीम भी बताया कि हमारा थीम भी है कि एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू। तो ऑफ कोर्स उन बच्चों की लाइफ की एक वैल्यू है और वो हम चाहते हैं कि वो माशरे के साथ शाना बशाना चलें। तो इसके लिए पिछले कई सालों से जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर काम कर रहा है, जिसमें उसकी मुख्तलिफ डोमेन्स काम कर रही हैं, क्योंकि ऑटिज़म एक ऐसा डिसऑर्डर है। ऑटिज़म के अलावा भी हमारे पास बच्चे होते हैं, लेकिन आज चूँकि स्पेसिफिकली हम ऑटिज़म की बात कर रहे हैं तो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मुख्तलिफ डोमेन्स, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है वो मिलकर काम करती है। तो फिर जो है बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, बच्चे की डिफरेंट चीज़ों को जो है हम कवर करते हैं और उनको जो है इतना बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली या बहुत कम सपोर्ट के साथ जो है वो माशरे में सर्वाइव कर सके। तो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर की मैं आपको डोमेन्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हमारे पास फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है। ऐसे बच्चे जो जिस्मानी मसाइल का शिकार हैं, चलने फिरने के मसले, उठने बैठने के मसले, गर्दन संभालना और इस किस्म का कोई भी जिस्मानी मसला जो है वो वहाँ पर जो है फिजियोथेरेपी टीम हमारी जो है देखती है, जिसमें हमारे कई प्रोफेशनल्स शामिल हैं। उसके बाद हमारे पास स्पीच थेरेपी में बच्चों के जो कम्युनिकेशंस के मसाइल होते हैं, सुनने के, बोलने के, इस तरह के जितने भी मसाइल हैं, अटकना या ये सारी चीज़ें, तो इन पर काम किया जाता है। सेम IEP डोमेन है हमारे पास, जहाँ पर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान पर काम किया जाता है, जिसमें हमारे साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं
जो बच्चों की बिहेवियरल थेरेपी, बिहेवियर मैनेजमेंट के साथ साथ बच्चे की अर्ली लिटरेसी पर भी काम करते हैं। क्योंकि जब भी कोई बच्चा आता है, उसका अर्ली डायग्नोसिस होता है किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ, तो जब वो थेरेपी ले रहा होता है तो जाहिर है वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, उसकी लर्निंग का टाइम होता है। तो हम उसकी लर्निंग भी साथ साथ करवाते हैं कि जब बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट आए तो वो जो है अपनी एज के मुताबिक उसने जो अपनी एजुकेशन भी जो है उसके पास उतनी हो, उसकी चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग हो, नॉलेज हो। सेम ऐसे हमारे पास ADLs है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाएं, तो फिर बच्चे की जो रोज़ाना की रूटीन की करने वाली चीज़ें हैं, जैसे बच्चे का खाना पीना, ग्लास पकड़ना, खुद शर्ट चेंज करना, ब्रश करना, इस तरह की सारी चीज़ें जो उसकी डेली रूटीन की हैं वो बच्चों को सिखाई जाती हैं, ताकि बच्चे अपने काम खुद कर सकें, एटलीस्ट इतने इंडिपेंडेंट हो जाएं कि वो इन चीज़ों के लिए जो वो किसी पर डिपेंड ना करना शुरू हों। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में ये चीज़ें अभी जो है हमने ने अपना एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हम एडल्ट्स की भी थेरेपी स्टार्ट की है। अच्छा। जिसमें हमारा प्राइवेट सेशंस आ जाते हैं, जिसमें हम जो है अपने 2 बजे के बाद प्राइवेट पेशेंट्स को देखते हैं। वो भी जिस किस्म के जहनी जिस्मानी जिस किस्म के मसाइल के साथ हैं उनको भी हम देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है चाइल्ड में एक एज लिमिट आ जाती है आपकी, तो वो तो हमारा एक इदारा है, लेकिन इसके साथ क्योंकि हमारे पास हर डोमेन के प्रोफेशनल्स मौजूद हैं तो हमने जो है ये एक नया प्रोग्राम भी अपना स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक हमें इसका भी आया है। सही। तो मैं एड्रेस भी ऐड कर देती हूँ। हमारा एड्रेस है अताउल हक रोड, वेस्टरिज 1, हाउस नंबर 163A, और कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों की स्क्रीन पर हमारा जो है वो चल रहा होगा, तो आप लोग आएँ, कॉन्टैक्ट करें। अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग या बच्चे मौजूद हैं तो आप उनको गाइड करें, क्योंकि अपने रेलिवेंट पर्सन के पास जाने में कोई बुराई नहीं है। मतलब कि आप जब कोई मसला होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सेम एज इट इज़ आपको कोई इस किस्म का मसला है तो आप रिहैब में जाएं, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, इस तरह से साइकोलॉजिस्ट। तो हमारा जो टाइम है वो 8 to 3 o'clock है। आप इस टाइम में कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और आप आ सकते हैं। सही है। अच्छा, अब आप अपने टॉपिक पे आते हैं, ऑटिज़म के ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये है क्या, और ये किसी भी इंसान की ज़िंदगी को कितना मुतासर कर सकता है? देखें, ऑटिज़म ASD जो है वो स्टैंड फॉर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज़म एक ऐसा डिसऑर्डर है जो इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स को मुतासर करता है, उसके सोशल इंटरेक्शन को मुतासर करता है, उसके बिहेवियर को मुतासर करता है। इस तरह से स्पेक्ट्रम ये होता है कि हर जो पेशेंट है उसके अंदर डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं और सिम्टम्स की स्वेरिटी भी डिफरेंट हो सकती है, कि आप किसी भी इंसान को आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा अगर ये बच्चा ऑटिज़म के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है, उसके अंदर ये चीज़ें हैं, तो ये बच्चा तो इससे टोटली डिफरेंट है, तो आप इसे ऑटिज़म कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये कुछ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स एक ही इंसान के अंदर हो, एक ही बच्चे के अंदर हो। जिस तरह से कम्युनिकेशन का मैंने आपको बताया और आपको मैंने बताया कि CDC में हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट में, तो कम्युनिकेशन जो है ऐसे बच्चों की बहुत डिस्टर्ब होती है। वो जो है अपनी चीज़ें कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते। जिस तरह से अर्ली स्टेज पर कुछ होती हैं स्पीच की, बच्चा है 6-7 माह का है तो वो ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है, 1 साल का है तो एटलीस्ट वो इतने वर्ड्स बोलेगा, 2 साल का है तो वो इतना बोलेगा। तो ये कुछ जो है वो माइलस्टोन्स बता दिए गए हैं हमें। अगर ये बच्चे ने टाइमली अचीव कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर ये अचीव नहीं किया तो ये क्वेश्चन मार्क है, वाई बच्चे ने क्यों नहीं अचीव किया। सेम एज इट इज़ कि बच्चा एक स्पेसिफिक एज में आता है, वो अपने नाम पर रिस्पॉन्स करता है, वो अपने पेरेंट्स को पहचानता है, वो इधर उधर देख रहा होता है, वो आवाज़ों को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, वो स्माइल बैक करता है। अगर आप उसे देखकर मुस्करा रहे हैं तो आपको देखकर एक छोटी सी स्माइल देता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे बच्चों में जो है वो बहुत मतलब उस तरह से नहीं होती जिस तरह एक नॉर्मल बच्चे में होती है। एक ऐसा बच्चा जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन के साथ नहीं है। सेम एज इट इज़ बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं इन बच्चों के, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स को ये फॉलो करते हैं। अगर ये इन्होंने एक टॉय है और अगर ये इसके साथ खेल रहे हैं तो हो सकता है कि 2-2, 2.5-2, 3-3 महीने उसके साथ अटैच रहें उस टॉय के साथ। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स अपने हैंड्स की मूवमेंट, हेड की मूवमेंट, इस तरह से डिफरेंट मूवमेंट्स हो सकती हैं जो वो स्पेसिफिकली करते हैं, जिसमें नॉर्मली बच्चों को जो है वो रॉकिंग होता है, बच्चा रॉक कर रहा होता है, मुसलसल वो रॉक करता रहेगा, वो इरिटेट नहीं होगा, ये उसका पैटर्न बन जाता है। सेम हैंड्स की मूवमेंट, हैंड फ्लैपिंग, अक्सर बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे करके ऐसे बना रहे होते हैं पैटर्न स्पेसिफिक, ये उनके कुछ होते हैं। इसके अलावा उनकी रूटीन्स बहुत एक ही किस्म की होती है। मतलब अगर उसने 8 बजे उठना है तो उसने 8 बजे ही उठना है। उसकी रूटीन में उसने 9 बजे 10 बजे खाना खाना है तो उसने 9-10 बजे ही खाना खाना है। मतलब उसकी रूटीन्स बन जाती हैं, वो भी उसका एक पैटर्न बन जाता है। अब जब इस पैटर्न के अंदर चेंजेस आती हैं तो
बच्चे का जो बहुत ख़तरनाक रिएक्शन आता है, ख़तरनाक इन द सेंस कि वो ऐसा रिएक्शन होता है, ज़ाहिर है पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, आसपास के लोग भी परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया अगर 10 मिनट लेट हो गया वो, तो वो 10 मिनट आपके लिए 10 मिनट हो सकते हैं लेकिन वो बच्चे की पूरी रूटीन को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो फिर लाइफ टाइम इफ़ेक्ट करती हैं। अब कुछ जो है ना वो लोग हमारे पास पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि जी हमारा बच्चा तो ठीक था। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो है अर्ली साइंस होते हैं, ऑटिज़म के बच्चों के अर्ली साइंस आना शुरू हो जाते हैं 6 मंथ से। मतलब कि अगर 6 महीने का बच्चा है तो वो आपको आई कांटेक्ट थोड़ा बहुत दे रहा होगा, थोड़ा बहुत वो आपकी जो है चीज़ों को देख रहा होगा, वो उसको पहचान भी हो रही होती है, उसको समझ आ रही होती है कि ये मेरी मामा है। अक्सर बच्चे माँ के बगैर किसी के पास नहीं जाते ये चीज़ें, तो उस बच्चे में ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। वो बच्चे की चीज़ें मतलब कि पुअर होंगी या लिमिटेड होंगी, लिमिटेड आई कांटेक्ट होगा, लिमिटेड रिस्पॉन्स होगा, डिफ़िकल्टी होगी अंडरस्टैंडिंग में चीज़ों को। तो वहाँ पर आप अमूमन लोग ये चीज़ बिल्कुल नहीं नोट करते हैं। उसके बाद बच्चा 1 साल का हो गया, बच्चे ने फर्स्ट वर्ड बोला, लेकिन बच्चा स्पेशल ऐसा बच्चा है जो कंडीशन के साथ है, वो नहीं बोला तो कोई बात नहीं, लड़का है देर से बोलेगा, इसके बाबा भी देर से बोले थे या फैमिली में कोई एक रेफरेंस दे दिया जाता है। लेकिन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, ये एक रेड फ्लैग भी बेसिकली है। तो इस तरह से फिर ये चीज़ें आपकी लाइफ टाइम के लिए होती हैं। अब हमारे पास बच्चे ऐसे आते हैं जो इनके पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे ने तो टाइम पर ये सारी चीज़ें की थी, मतलब वो बोला भी सही, उसने आई कांटेक्ट भी दिया, नेम पर रिस्पॉन्स भी किया। इसका एक और सिम्टम ये होता है कि बच्चा किसी भी टाइम ये सारी चीज़ें अचीव करके रिग्रेस कर सकता है। अच्छा। या आप बच्चे की थेरेपी कर रहे हैं और थेरेपी के दौरान में कोई गैप आ गया या कोई भी बच्चा बीमार हुआ या कोई ट्रॉमा हुआ, कोई ऐसी सिचुएशन हो गई घर में कि बच्चा रिग्रेस कर गया, तो ये भी चीज़ होती है कि इसमें अक्सर बच्चे रिग्रेस भी करते हैं आफ्टर थेरेपी, और बिफोर थेरेपी भी अगर उसने कुछ अचीव किया तो वो रिग्रेस कर सकता है। तो ये चीज़ें आप सोचें कि अगर आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं है, आपका सोशल इंटरेक्शन लोगों के साथ नहीं है, आप फ्रेंड्स नहीं बना सकते हो, आप फ्रेंड्स बनाते हो तो आप उनके साथ कोई भी बात जो है वो इनिशिएट नहीं कर सकते हो, कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो, तो ये आपकी लाइफ का एक इम्पैक्ट इसका आपकी लाइफ पर आता है और अच्छा खासा इम्पैक्ट आता है। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर, कितनी फैमिली सपोर्टिव है, कितने सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स तो सपोर्ट करते ही हैं बेचारे, लेकिन बहन भाई कितने हैं, बाकी आपके फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, फिर आप किसी स्कूल में जा रहे हो, किसी थेरेपी सेंटर में जा रहे हो तो वहाँ पर आपको किस किस्म के एनवायरनमेंट दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको लाइफ टाइम इम्पैक्ट इसका आता है, लाइफ टाइम इम्पैक्ट आता है। तो इस लिहाज से जो है ऑटिज़म का लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट होता है बच्चे के ऊपर। सही है। अच्छा, आपने इब्तदाई अलामात भी हमें बता दी कि बिल्कुल इब्तदा में ही कुछ ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं कि पेरेंट्स जब वो देखें, ऑब्ज़र्व करें तो वो कॉन्शियस हो जाएं कि इस तरह का कोई इशू आगे डेवलप हो सकता है। ये बताएं कि किस उम्र में तशख़ीस हो जानी चाहिए इसकी, और अगर अर्ली तशख़ीस होगी है तो इसका फ़ायदा क्या होता है इलाज के ऊपर, क्या असरात को मरतब होते हैं अर्ली इंटरवेंशन से? देखें, जिस तरह से मैंने आपको इब्तदाई अलामात बताई हैं, अब एक चीज़ ये है कि बहुत कम, अगर 10 पेरेंट्स को पता है कि हमारे बच्चे के ये कंडीशंस या ये चीज़ें आ रही हैं, तो उनमें से सिर्फ 2 पेरेंट्स उस चीज़ को सीरियस लेते हैं और वो जो है लेकर जाते हैं बच्चे को स्क्रीनिंग या असेसमेंट की तरफ लेकर जाते हैं या अर्ली डायग्नोसिस की तरफ लेकर जाते हैं। तो सिम्टम्स तो मैंने आपको बताया जिस तरह से 6 मंथ से ही आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर 2 ईयर वो चीज़ें बहुत क्लियर होना शुरू हो जाती हैं कि वाकई अब तो एक मसला है, बच्चा बोल नहीं रहा, या बच्चा अपने नाम पर हम उसको बार बार बुलाते हैं, वो हमें हमारी आवाज़ पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। तो अमूमन पेरेंट्स इस चीज़ को भी इस तरह से लाइट लेते हैं कि ये बहुत मूडी बच्चा है, इसको हम बुलाते रहते नहीं सुनता, जब इसका दिल होता है तो ये हमें ऐसे करके देखेगा या वो करेगा, फिर भी इग्नोर करता है ये हमें। तो बेसिकली वो इस चीज़ को कहते हैं कि हमें इग्नोर कर रहा है, इसका मूड ऐसा है, मतलब ये यहाँ पर आकर जो है ना वो बात स्टॉप कर देते हैं। तो फिर हम उन्हें आगे फर्दर गाइड करते हैं कि देखें ये बच्चे का मूड नहीं है, बच्चे को नहीं पता ये चीज़ें। तो जब अर्ली इंटरवेंशन जब आ जाता है, अर्ली डायग्नोसिस बच्चे का हो जाता है एट द एज ऑफ 2, 3 या 1.5 ईयर, पेरेंट्स पे डिपेंड करता है वो किस एज में बच्चे को लेकर आते हैं। तो पाकिस्तान में तो एक ये अच्छी चीज़ है कि अगर आपके पास कोई ऐसे आता है, ऐसी कंडीशन के साथ आता है, तो आप फ़ौरन से उसका डायग्नोसिस नहीं बनाते हैं,
आप फ़ौरन से उसकी थेरेपी स्टार्ट कर देते हो, उसकी बिहेवियरल थेरेपी करना शुरू हो जाते हैं, आप उसकी स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्योंकि इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी इस तरह से इन्वॉल्व होती है कि इन बच्चों को कुछ स्पेसिफिक साउंड्स, लाइट्स, ये चीज़ें, सेंसरी इशूज़ बेसिकली होते हैं, तो ये चीज़ें भी जो है बहुत इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, और इसका भी वो जो है बच्चे होते हैं हाइपर या हाइपो में चले जाते हैं, तो इस तरह से ये चीज़ें भी आ रही होती हैं। तो अगर आप टाइम पर थेरेपी स्टार्ट करवाते हैं तो बच्चे की जो इम्प्रूवमेंट होती है ना, उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन बच्चों के बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स होते हैं, तो वो स्टार्ट से ही एक अच्छा पैटर्न लर्न करते हैं कि अगर मुझे गुस्सा आया है तो मैंने उसको किस तरह से मैनेज करना है। बेसिकली थेरेपी में सिखाया जाता है बच्चे को कौन सा इमोशन आपने किस तरह से एक्सप्रेस करना है, ये चीज़ें। तो ये बच्चा अपने आप को इतना मैनेज कर लेता है कि आगे लाइफ टाइम जो है वो उसका इस तरह से रह लेता है कि मुझे अगर ये चीज़ फील हो रही है तो मैंने इसके साथ क्या करना है अब, या मैं सैड हूँ तो मैंने किस तरह से एक्सप्रेस करना है, क्योंकि वो बच्चे खुद एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हमें उन्हें सिखाना है। मुझे रोना आ रहा है तो मैंने किस तरह से एक्सप्रेस करना है, मैं अपनी ये चीज़ें। अब जिस तरह से अमूमन नॉर्मली कहा जाता है कि बच्चे को 2 से 3 साल 4 साल की उम्र में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो ज़िंदगी भर उसको याद रहती हैं, एज़ कम्पेयर टू कि आप बच्चे को कोई बात सिखाते हैं 20-25 साल की उम्र में। तो यही चीज़ थेरेपी में इफेक्टिव होती है कि आप बच्चे को जितने अर्ली उसके पैटर्न्स बनाना शुरू कर देंगे, उसको चीज़ों की पहचान देना शुरू हो जाएंगे, उसको इंडिपेंडेंट बनाना शुरू हो जाएंगे, तो उतना जो है इसका अच्छा आउटपुट आएगा और ये लाइफ टाइम उसके लिए जो है फ्रूटफुल रहेगी चीज़। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता जाता है फिर आप उसको लेके आते हो, एक बच्चा जो आप 18 साल या 20 साल की उम्र में आप लेके आ रहे हो और एक बच्चा जो 2-2.5 साल की उम्र में आ रहा है, तो ऑफ कोर्स उसमें एक डिफरेंस होगा कि वो बच्चा जो उसने इतना टाइम अपनी ज़िंदगी के पैटर्न सीखे, 18-20 साल तक वो देखता रहा, अपने माशरे से सीखता रहा, ख़ुद जो उसने सीखी उन पैटर्न्स को पहले आपने ब्रेक करना है, फिर उसको न्यू चीज़ें देनी है। तो ये एक चीज़ जो है बहुत डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक चीज़ जो पेरेंट जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज़ को और फिर लेकर आते हैं किसी भी इदारे में जहाँ पर थेरेपीज़ हो रही हैं और फिर साथ खुद इंगेज होते हैं। एक थेरेपिस्ट कुछ भी नहीं कर सकता जब तक पेरेंट्स या फैमिली इंगेज नहीं होती, तो फिर ज़ाहिर है उसका आउटपुट जो है वो डिफरेंट होता है और बहुत अच्छा आउटपुट होता है उसका। सही है। सामने उत्तर प्रोग्राम CDC टाइम आप समात फरमा रहे हैं रिफा FM 102.2 पे, और ये प्रोग्राम हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी आप देख सकते हैं। 2 अप्रैल ये वर्ल्ड ऑटिज़म डे के हवाले से ऑब्ज़र्व किया जाता है और इसी हवाले से आज का प्रोग्राम आप समात फरमा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीन बीबी साहिबा, जो सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में, और ऑटिज़म के हवाले से उनसे गुफ्तगू हमारी जारी है। यास्मीन, ये बताइएगा कि इसकी स्क्रीनिंग और असेसमेंट कैसे की जाती है? देखें, सबसे पहले जब आपको लगता है कि आपका बच्चा किसी भी ऐसी कंडीशन से गुजर रहा है या कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन है, तो आप उसको किसी भी इदारे में लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर एक टीम होती है। मतलब एक साइकोलॉजिस्ट अकेला या एक स्पीच थेरेपिस्ट अकेला इस चीज़ को डायग्नोज नहीं कर सकता, जिसमें आपके जो है साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, आपके साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आपके पेडिट्रिशियंस भी हैं, आपका स्पीच थेरेपिस्ट होगा, आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होगा, अगर फिजियोथेरेपिस्ट रिक्वायर्ड है, अगर कोई फिजिकल लिमिटेशंस हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट होगा। तो ये टीम मिलकर बच्चे की ऑब्जर्वेशन करेगी, बच्चे की डिटेल्ड हिस्ट्री लेगी। उसके बाद जो है जब डिटेल हिस्ट्री, पेरेंट्स के इंटरव्यू और ये सारी चीज़ें कंडक्ट कर लेंगे आप, तो उसके बाद आप इस रिज़ल्ट पर पहुंचते हैं, इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाँ, बच्चे के अंदर ऑटिज़म के सिम्टम्स हैं, बच्चा जो है वो स्पेक्ट्रम पर है। तो उसके बाद जो है आप कुछ स्पेसिफिक टूल्स जो हैं बच्चे के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें ADOS-1 और इस तरह के डिफरेंट टूल्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, और टाइम के साथ साथ नए नए टूल्स भी आते रहते हैं। तो उन टूल्स से जो है वो हमें पता चलता है कि अच्छा बच्चा ऑटिज़म पर है। फिर आगे कुछ टूल्स होते हैं, स्वेरिटी कितनी है ऑटिज़म की बच्चे में, इस तरह से ये स्पेसिफिक टूल्स होते हैं। लेकिन जो बच्चे की ऑब्जर्वेशन जो है ना, वो हर वक्त चलती रहती है। आप बच्चे को ऑब्जर्व हर वक्त करें, चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे वो थेरेपिस्ट है, क्योंकि जब भी बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसके एंटर होने से ही उसको देख रहे होते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा अंदर एंटर हुआ, उसने मुझे देखा या नहीं देखा। अगर उसने मुझे देखा तो उसने कितनी देर मुझे देखा, कितनी देर मुझे आई कांटेक्ट दिया, फिर बच्चे ने मुझे नेम पर रिस्पॉन्स किया या नहीं किया। फिर बच्चा अगर गया तो बच्चा ने कोई टॉय उठाया अगर मेरे रूम से, तो उसने कौन सा टॉय उठाया है, उसके इंटरेस्ट्स क्या हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है ना, वो तो आपकी साथ साथ चलती ही रहती है। ऑब्जर्वेशन भी बेसिकली पार्ट ऑफ असेसमेंट है, या आप उसकी एक असेसमेंट कर रहे होते हैं जनरल ऑब्जर्वेशन की बेस पे। तो इस तरह से बच्चे की जो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और स्क्रीनिंग होती है, ये मैं आपको डायग्नोसिस के लिए बता रही हूँ, हमें डायग्नोसिस। वरना जब बच्चा आता है आप उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं और बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, बच्चा ऑटिज़म के साथ है।
फिर अब एक और चीज़ बहुत नॉर्मल है जो कि DSM-5 में तो नहीं है, जो हमारा साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया है किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोज करने का, वर्चुअल ऑटिज्म कहते हैं इसको नॉर्मली। लेकिन बेसिकली ये क्या होता है कि स्क्रीन की वजह से बच्चा ज़्यादा स्क्रीन यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से भी उसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो चीज़ भी जो है पेरेंट्स अक्सर एसोसिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं से ऑटिज्म का वर्ड पता लग गया तो बस उन्होंने गूगल से जो है वो निकाल लिया तो हमारे बच्चे को ऑटिज्म है। ये दो चीज़ें टोटली डिफरेंट हैं। जो स्क्रीन की वजह से सिम्टम्स आते हैं, अगर आप बच्चे को प्रॉपर थेरेपी देते हैं, प्रॉपर अटेंशन देते हैं, तो ये बिल्कुल भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन ऑटिज्म ऐसी चीज़ है जो क्योरेबल नहीं है। ऑटिज्म मैनेजेबल है। आप ऑटिज्म को मैनेज कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई ऐसा बॉडी का पार्ट नहीं है कि किसी में पार्ट में इन्फेक्शन हो गया या कोई भी ट्यूमर हो गया या कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको आप जो है मेडिसिन के थ्रू जो है ट्रीट कर सकते हैं, या जिस पार्ट को आप रिमूव कर देंगे तो बाकी बॉडी जब ठीक वर्क करेगी, तो ऐसा नहीं होता। ये तो एक डिफरेंट चीज़ है। ये तो बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो ये जो है मैनेजेबल है लेकिन क्योरेबल नहीं है। बहुत से पेरेंट्स आते हैं तो हमारा बच्चा कब तक ठीक हो जाएगा, तो हम उन्हें कहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर इस टाइम तक चेंजेस आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अगर आपको कोई डॉक्टर, कोई थेरेपिस्ट ये बात कहता है कि ये क्योरेबल है, तो आप जो अपना डॉक्टर फिर चेंज करें, जाहिर है, क्योंकि रिसर्च बेस और ये सारी चीज़ें ये प्रूव करती हैं कि क्योरेबल नहीं है। सही है। अच्छा, आपने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की बात की, ठीक है, असेसमेंट और स्क्रीनिंग के हवाले से जो उनका रोल है, इलाज के हवाले से क्या रोल होता है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का? देखिए, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। जब बच्चा मेरे पास आएगा तो अब वो बच्चा मेरे साथ बोलता नहीं है, तो मैं बच्चे की स्पीच पर काम नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ये पता है कि ठीक है बेसिक्स क्या हैं स्पीच के, या मैं किस तरह से इसके साथ काम करूँगी, लेकिन मैं उस बच्चे को बुलवा नहीं सकती क्योंकि वो मेरी फील्ड नहीं है, मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। बच्चे का बिहेवियर ख़राब है, मैं उस बिहेवियर को मैनेज कर सकती हूँ। बच्चे के जितने भी बिहेवियरल इश्यूज़ होंगे मैं उन पर काम करूँगी, डिफरेंट टीम्स को गाइड करूँगी कि आपके पास जब बच्चा आएगा स्पीच थेरेपी के लिए, किसी भी थेरेपी के लिए, तो आपने इसको किस तरह से डील करना है। तो इस तरह से हर एक जो है सिम्टम है, एक जो अलग फील्ड उसकी है। यानी कि अगर कम्युनिकेशन का इशू है तो आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उस पर काम नहीं कर सकता। सेम एज इट इज़ अगर बच्चे के ऑक्यूपेशनल इश्यूज़, जिस तरह सेंसरी इश्यूज़ हैं, जिस तरह बच्चे को कोई लाइट इफ़ेक्ट कर रही है, कोई साउंड्स इफ़ेक्ट कर रही हैं, कोई टेक्सचर इफ़ेक्ट कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट देखेगा, वो उसकी एक्सपर्टीज़ इसमें है तो वो इन चीज़ों को देखेगा। तो हर जो एक सिम्टम है उसका एक अलग एक्सपर्ट है जो उसके ऊपर काम करेगा। तो इस लिहाज से जो है, अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि बच्चे की सारी सिम्टम्स पर काम की इम्प्रूवमेंट आए बच्चे में, तो फिर उसमें जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का जो है मेन रोल होता है बच्चे के ओवरऑल प्रोग्रेस में। सही है। अच्छा, ये बताइएगा, आपने कहा ये क्योरेबल नहीं है, क्या रीज़न है क्योरेबल ना होने की? देखें, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, जो बच्चे के ब्रेन्स के मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे जेनेटिक होता है। देखें, इसका कोई अभी ऐसी चीज़ नहीं आई कि ये आपको जेनेटिक है, ये कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ऐसी अभी तक कोई रिसर्च साबित नहीं कर सकी इस चीज़ को। इसके बारे में लोग डिफरेंट बातें करते हैं कि मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर डिप्रेशन में थी, या कोई स्ट्रेस है, या जेनेटिक है, आपकी फैमिली में किसी को था, या कज़न मैरिज है, या कोई भी ऐसी चीज़ अभी तक प्रूव नहीं है इसके बारे में। बस ये एक चीज़ है और किसी भी तरह से आ सकती है, कोई भी फैक्टर हो सकता है, लेकिन कोई लीडिंग फैक्टर अभी तक ऐसा आया नहीं है सामने जिस पर हम बात कर सकेंगे ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो ऑटिज़म का शिकार है। फिर आपने जिस तरह से कहा कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ये मतलब कि क्यूरेबल क्यों नहीं है, ये मैनेजेबल क्यों है। देखिए, मैंने आपको बताया कि क्यूरेबल जो है ना वो चीज़ होती है जिसके अंदर आपकी बॉडी की कोई फिज़िकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस ऐसी आ रही होती हैं जिनको हम मेडिकेशन के थ्रू या किसी भी ट्रीटमेंट के थ्रू जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप इसको डायग्नोस करने के लिए, जिस तरह मैंने आपको डायग्नोसिस का तरीका बताया, तो उसमें कहीं भी मैंने आपको ये नहीं कहा कि इसमें कोई बच्चे का स्कैन होगा, कोई भी बच्चे का ब्लड टेस्ट होगा। मैंने आपको बताया कि जो टूल्स लगाएंगे वो भी डिफरेंट टूल्स हैं, वो ऐसे टूल्स नहीं है कि कोई मशीनरी है या ऐसी चीज़ें हैं। ऑब्जर्वेशन, जनरल ऑब्जर्वेशन है। अगर एक फ़ीवर है पेशेंट को तो डॉक्टर उसको देख के ये नहीं बता सकती कि ये कौन सी फ़ीवर के साथ है, लेकिन हम बच्चे को देख के बता सकते हैं कि अच्छा बच्चे के अंदर ये सिम्टम्स है, ये डिसऑर्डर हो सकता है, अब हम इसका टूल लगाएंगे। तो ये इस तरह से जो है
ये कोई फिजिकल चेंज नहीं है आपके अंदर, ये कोई ऐसा केमिकल नहीं है जिसको हम कंट्रोल कर सकें मेडिकेशन के थ्रू। तो ये तो सिर्फ बिहेवियर या कम्युनिकेशन या इन चीज़ों का चेंज वो है, प्रॉब्लम है। तो इनके ऊपर तो हम काम ही कर सकते हैं, सिर्फ इनको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और जितने भी ऐसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होंगे तो वो जो है क्योरेबल नहीं हो सकते इस वजह से, क्योंकि उसकी कोई हमें मेन पॉइंट नहीं ना पता कि हम इसके ऊपर इसको रिमूव करेंगे इस तरह से, क्योंकि कोई फिजिकल चेंज नहीं होता। बच्चों की सारी जो ग्रोथ है ब्रेन की, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल हो रही हैं। तो इस वजह से जो है इसका मैनेजेबल ही हो सकता है ये सिर्फ। अच्छा, आपने बताया कि अर्ली इंटरवेंशन से चीज़ें ज़्यादा बेहतर मैनेज हो सकती हैं, लेकिन किसी भी वजह से अगर वो डेवलप हो गया हुआ है, बड़ी एज तक चला गया, अडल्ट तक चला गया हुआ है, वहाँ पे भी जाके कोई चांस, अभी जैसे आपने फरमाया कि अभी अडल्ट के लिए भी आपने सेशंस जो है ना CDC में शुरू किए हुए हैं, तो किस हद तक ये कारगर साबित हो सकते हैं अडल्ट्स के अंदर? देखें, चाहे हम बच्चों की बात करें चाहे हम बड़ों की बात करें, उसमें एक चीज़ ये होती है फैमिली सपोर्ट। थेरेपिस्ट तो घंटा डेढ़ अपनी थेरेपी दे के और साइड पे हो जाता है, और हम पेरेंट्स को गाइड भी करते हैं। वो अगर फैमिली सपोर्ट अच्छी है, फैमिली आपकी जो है वो सपोर्टिव है, तो ये है कि एडल्ट एज में भी बहुत सी इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। मैंने आपको जिस तरह कहा कि मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, इस तरह से। अब जिस तरह से अभी जिस तरह ऑटिज़म का मैंने बताया, ऑटिज़म टर्म शायद अभी बहुत से लोग इसके बारे में जानते हों, लेकिन आज से 7-8 साल पहले ऑटिज़म कोई नहीं जानता था। स्पेशल बच्चा कह कर उसको छोड़ दिया जाता था माशरे में, ये तो है ही स्पेशल, इस तरह की कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं लोग। तो अब जब आकर अवेयरनेस हुई तो लोगों को समझ आई कि अच्छा ये तो ऑटिज़म है बेसिकली, ये तो ये एक चीज़ है। तो उसमें फिर क्या है कि कुछ लोग जो हैं वो लेकर भी जाते हैं थेरेपिस्ट के पास, तो फिर हम उनको बताते हैं कि अच्छा एडल्ट और जो बच्चे हैं इनके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं अक्सर। अब जिस तरह से एक बच्चा एक एडल्ट है, उसकी हो सकता है कि अपने माशरे में रह रहे कि स्पीच जो है वो डेवलप हो गई हो, अपने आसपास की सुन के ही, या उसकी फैमिली ने एफर्ट किया हो या इस तरह से। तो वो क्या है कि उसके पास स्पीच तो आ गई, लेकिन अब वो बैठा हुआ है लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, मतलब वो अपनी बात खुद स्टार्ट नहीं कर सकता, वो जोक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो सार्केज्म को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। आप उसे कहेंगे कि यू आर अ बैड बॉय, तो वो कहेगा यस आई एम बैड, मतलब वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा कि ये एक सिंपल टर्म, एक स्टेटमेंट ही लेगा कि उसने ये स्टेटमेंट दी, उसको रिएक्ट नहीं कर पाएगा उसके ऊपर, या उसके ऊपर उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, या जोक नहीं कर सकेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फिर उसके साथ जो है ना मुख्तलिफ डिसऑर्डर और भी होना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं कुछ बच्चे, कुछ एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, OCD होना शुरू हो जाती है, साइकोसिस की तरफ चले जाते हैं। तो ये बहुत सी डिफरेंट ऐसी चीज़ें हैं जो एडल्ट्स में आना शुरू हो जाती हैं। तो हम फिर एक चीज़ पर नहीं, ऑटिज़म पर काम नहीं कर रहे थे, उसके साथ साथ इन पहलुओं पर भी जो है वो काम करना स्टार्ट करते हैं ताकि वो उसके अंदर रिकवरी आए। फिर अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है और आप एक सही बंदे के पास गए जो आपको सही गाइड कर रहा है, थेरेपी से रिलेटेड सही थेरेपी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें चांसेस होते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट की, कि उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। लेकिन जाहिर है इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इतना टाइम 18-20 साल के जो पैटर्न्स बने हुए हैं उनको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एफर्ट करके और हम ये चीज़ें जो है वो अचीव कर लेते हैं, अपने गोल्स जो है ना वो अचीव कर लेते हैं। अगर 100% नहीं करते तो एटलीस्ट 70% जो हम अचीव कर लेते हैं अपने गोल्स को। बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन, आप तशरीफ़ लाई प्रोग्राम में। अच्छा, आखिर में मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर हम इसको समराइज़ भी करें, जितनी गुफ्तगू हुई आर्टिज़म के मुतालिक, चूँकि वर्ल्ड ऑटिज़म डे के हवाले से प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, आप क्या समझती हैं, क्या गाइड करेंगी कि अगर किसी घर में ऐसा कोई बच्चा या कोई फ़र्द मौजूद है तो किसी न किसी इदारे के साथ अगर वो अपना इलाज के लिए या अपनी मैनेजमेंट के लिए रुजू करे तो वो ज़्यादा बेहतर है, या घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जिससे कुछ थोड़ी बहुत उसकी मैनेजमेंट हो जाए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी फील्ड का जो एक्सपर्ट होता है ना, वो एक्सपर्ट होता है, उसने उस बारे में पढ़ा होता है, उसको उस फील्ड में एक्सपीरियंस होता है, वो हर पहलू को अंडरस्टैंड कर सकता है। आप बच्चे के एक पहलू को देख रहे होते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल जो है उसके 10 पहलू और भी देख रहा होता है उसके जो है। तो बेहतर ये है कि आप किसी भी इदारे के पास इदारे में जाएं, किसी भी ऐसे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, जो नीड है आपके बच्चे की उसके मुताबिक वहाँ पर जाएं। क्योंकि देखें, एक गूगल से या एक चैट GPT से 2-4 पैराग्राफ
पढ़ने से आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते, या आप कोई भी प्रोफेशनल नहीं बन सकते। तो इसलिए बेहतर है अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप ऐसी जगहों पर जाएं। अगर आप अफोर्ड नहीं भी करते तो कुछ टाइम के लिए अपने बच्चे की थेरेपी करवाएं, अपने डॉक्टर के साथ कनेक्टेड रहें कि वो आपको गाइड करता रहे कि आप घर में किस तरह से लेकर चलेंगे। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको हमेशा हर प्रोग्राम में और अभी भी प्रोग्राम के स्टार्ट से यही एक चीज़ कह रही हूँ कि फैमिली आपकी कैसी है। अगर फैमिली सपोर्टिव है और फैमिली काम करने वाली है, अब हमारे पे बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जिन पर हम काम करते हैं लेकिन घर जाके वही वो फ़ोन देख रहे होते हैं, वही चीज़ें कर रहे होते हैं, तो फिर वो थेरेपी इफेक्टिव उस तरह से नहीं रहती। 30-40% तो शायद आ जाए इफेक्ट उस थेरेपी का। तो ये है कि अगर फैमिली साथ मिलकर काम करेगी तो जो आउटपुट होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो मैं बिल्कुल ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि ऐसे इदारों में जाएं, ऐसी जगहों पर जाएं जहाँ पर आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड की जाए और आपको जो है अपने बच्चे के बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाए। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई प्रोग्राम में। सामीन मोहतरम, प्रोग्राम CDC टाइम आप समात फरमा रहे थे रिफा FM 102.2 पे। ये प्रोग्राम हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी आप देख पाएंगे, हमारे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे भी इस प्रोग्राम को अपलोड किया जाएगा, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद रही यास्मीन बीबी जो सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर रावलपिंडी में, और उन्होंने प्रोग्राम में एड्रेस भी बता दिया। हमारा जो फेसबुक के ऊपर आप देखेंगे या यूट्यूब पे, इस पे फ़ोन नंबर भी मौजूद होगा अगर आप रब्ता करना चाहें। अगर आपके घर में या आसपास कोई ऐसा बच्चा या कोई फ़र्द मौजूद है जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार है, तो उसकी बेहतर मैनेजमेंट के लिए आप CDC से रब्ता कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमें मुआवनत हासिल रही हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जनाब वाजिद महमूद की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान भट्टी को रिफा FM 102.2 के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।